छोटा सा ज़रा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है कि आपने ना फंडस को देखना है बेसिकली। तो हमारे पास ना दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दो चीज़ें हैं, या तो ऑप्थेल्मोस्कोप या रेटिनोस्कोप। जो रेटिनोस्कोप है ना, ये रिफ्लेक्टिव एरर देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसको आने का नंबर कितना लगना है। और जो ऑप्थेल्मोस्कोप है ना, उससे हम फंडस देखते हैं। तो अब हमने इसमें डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करनी है। स्लिट लैंप से हमने उसका देखना है और लेंस लगा कर उसके बगैर हमने अच्छे से रेटिना देख लेना है। फिर हमने क्या करना है कि हमें जब इन सब के अंदर फाइंडिंग्स नज़र आ जाएंगे ना, फिर हमने करना है FFA, ठीक है, यानी फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी। इससे ना हमें सारी ब्लड वेजल का पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वेजल्स जो है ना वो ख़राब है, हमारी लीकिंग एरिया पता चल जाएंगे। अगर कोई एरिया इस्कीमिक है तो पता चल जाएगा, न्यू वैस्कुलराइजेशन हो गई है तो पता चल जाएगा। तीसरा हम करते हैं OCT, ठीक है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। अगर रेटिना के अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है ना डायबिटिक मैक्यूलोपैथी की वजह से या कोई और, तो हमें वो इसमें पता चल जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं, ये तो हो गया हमने डायग्नोसिस के लिए जो है ना वो क्या किया, ये इन चीज़ों से हम डायग्नोस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो हम करवा सकते हैं ना, हम ना उसका शुगर लेवल चेक करवाएंगे, फास्टिंग और रैंडम कितना है। यूरिन का एनालिसिस करेंगे उसका, ठीक है, कि उसके यूरिन में भी ग्लूकोज आ रहा है, अगर RFT LFT और HbA1c। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई डायबिटिक है तो आपने ना कुछ चीज़ें उसके टेस्ट जो है ना वो आपने करवाने होते हैं। HbA1c थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद, लेकिन जो उसका शुगर लेवल है तो आपको डेली करना चाहिए ना, ठीक है, ग्लूकोमीटर से। यूरिन एनालिसिस, RFT LFT, HbA1c आफ्टर 3 to 4 months, ठीक है। और जो हमारे पास लीवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, और ये इसके साथ जो है ना वो आपका ये मतलब 6 months में एक बार कर लो आपका एटलीस्ट। और जो आपका रेटिनल एग्जामिनेशन है ना, वो आपको 1 साल में एटलीस्ट एक बार करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है ना वो एक अच्छा कंट्रोल रख सको। इसके साथ आपको डाइट मैनेज करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, और ये चीज़ें बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है ये डिज़ीज़। तो फैमिली में किसी न किसी को होता है, तो इतने से मैनेजमेंट तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम बता सकते हैं। अच्छा, DDs क्या हो सकते हैं डायबिटिक मैक्यूलोपैथी के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हाइपरटेंशन। अब डायबिटिक मैक्यूलोपैथी ना, मैक्यूलोपैथी आपको नज़र आ रही है तो उसकी कोज डायबिटीज़ हो सकती है, या हाइपरटेंशन की वजह से, या सेंट्रल वेन ऑक्लूजन की वजह से, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन की वजह से, ईल पेरिफ्लेबाइटिस हो सकता है, ओक्यूलर इस्कीमिक सिंड्रोम, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट देख लो यार। ट्रीटमेंट जो है ना, देखो, जो जनरल ट्रीटमेंट है ना 3 तरह से है। जनरल है, ठीक है, उसके बाद ये ओवरऑल बातें लिखी हुई हैं, और मेडिकल है, लेज़र है, या सर्जरी है। जनरल में ये है कि यार पेशेंट को, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि उसकी सारी चीज़ें मैनेज करो, ठीक है, उसके डायबिटीज़, उसकी लिपिड प्रोफाइल देखो। लिपिड प्रोफाइल खाली पेट होता है, ठीक है, तो रात को उसने कुछ खाया हो, लाइक 7-8 बजे कुछ खाया, फिर सो जाए और कुछ ना खाए, फिर सुबह 8-9 बजे आप उसका सैंपल लो, तो मतलब ईजी रहता है ना रात को भूखा रहना, बजाय इसके कि दिन में वो 12 घंटे आप उससे भूखा रखो। अच्छा, उसके बाद ना ये चीज़ें इसकी ग्लूकोज वगैरह और हाइपरटेंशन और एनीमिया और नेफ्रोपैथी, एपोलिपिन, इन सब चीज़ों पे ज़रा कंट्रोल रखो कि चीज़ें ना ज़रा ना रहें। डायबिटीज़ एक बड़ी गंदी बीमारी है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। और ना, अच्छा, मेडिकली आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था क्या कि ना वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यू वास्कुलराइजेशन हो जाती है। अगर मैं कोई ऐसा चीज़ दूँ जो इस VEGF को कंट्रोल करे, तो वो यानी एंटी VEGF इंजेक्शन लगाना शुरू कर दूँ, तो एक ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इंट्राविट्रियल स्टीरॉयड देना शुरू कर दूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इफेक्टिव हैं। तो अब जो ये इंजेक्शन हम लगाते हैं ना, इंट्राविट्रियल VEGF, ठीक है, ये आँख के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं, इससे मैक्यूलर ये होगा कि ज़रा न्यू वास्कुलराइजेशन कम हो जाएगी, तो जो एडीमा वगैरह हो रहा है और जो मसले हो रहे हैं वो ज़रा रुक जाएंगे। और ना, ये अब इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, बेवासिजुमाब और रेनिबिजुमाब, ठीक है, तो ये मतलब हम दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, लेकिन बात वही है कि हमने वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करना है, तो उसके लिए हम दे रहे हैं। और जो इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड दे रहे हैं ना, कि हम इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो, ठीक है, तो ये यूज़फुल तो है, ठीक है, कि डायबिटिक मैक्यूलर एडीमा में, लेकिन आपको पता है स्टेरॉइड से ग्लोकोमा हो जाता है, तो ये और बड़े मसले स्टेरॉइड्स करते हैं, तो नॉट डैट मच बेनिफिशियल। ये तो हो गया मेडिकल थेरेपी आप कैसे करते हैं। दूसरा है लेज़र फोटोकोएगुलेशन, ठीक है, ये क्या करेगी कि ये जो एरियाज़ जहाँ पे हमारे पास इस्कीमिया हो गया ना, उसे बर्न कर देगी, ताकि वो ना, ये मैंने आपको क्या बताया था कि जो दोस्त मर रहा था उसने बताया था ना कि एहतजाज करना है और VEGF रिलीज़ करवाना है। तो अगर ये दोस्त ये बताएगा ही नहीं तो एहतजाज ही नहीं होगा, और जब एहतजाज ही नहीं होगा तो VEGF भी नहीं आएगा, ठीक है।
तो वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर नहीं आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो न्यूवास्कुलराइजेशन नहीं आएगी। तो जो एरिया ऑलरेडी आपका हाइपोक्सिक है, इस्कीमिक है, ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो वेज़ो फॉर्मेटिव सब्सटेंसेस रिलीज़ ना करे और नई वेजल्स ना बने। दूसरा जो है वो लीकेज एरियाज़ जो जहाँ पर हुए हैं ना, उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकल ट्रीटमेंट हमारे पास दो तरह से हो सकता है, बल्कि तीन तरह से हो सकता है। या तो अगर फोकल है, जैसे मैंने फोकल मैकुलर एडीमा कहा था कि एक जगह पे खराबी हुई है, तो उधर आप फोकल लेज़र ट्रीटमेंट करो, जैसे यहाँ पे एक इस जगह पे किया हुआ था, फोकल लेज़र ट्रीटमेंट कर दो। या ना आप ऐसा करो कि ना ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट, उसमें ये होता है कि अगर डिफ्यूज़ है ना, पता नहीं है कि किस जगह पे है, तो जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पे लेज़र मारते जाओ और ना जो है वो अपना करते जाओ कि वो एरिया जो है वो क्लियर करते जाओ। तो ये ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट है। या जो है ना वो पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें स्कैटर लेज़र ट्रीटमेंट ओवरऑल मतलब करते हैं हम, और प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये किया जाता है। सर्जरी जो है ना वो उसका ये तरीका है कि ना हमारे पास ना ये होता है, ये हमारे पास ना प्यूपिल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास आइरिस है, ठीक है, और ये उसकी आंख है, ठीक है। तो ये क्या है, आइरिस है हमारा, और सेंटर में क्या है, प्यूपिल पड़ा हुआ है। तो ये ना ये वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है, जो यहाँ से वाइट पार्ट से मिल रहा होता है, इसे बोलते हैं लिम्बस, ठीक है। तो लिम्बस से ना कुछ फासले पर ना एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर ना पार्स प्लाना होता है। पार्स प्लाना बेसिकली है क्या, ये जो सिलियरी बॉडी है ना जिसने आपके लेंस को पकड़ा हुआ है जोन्यूल्स के थ्रू, इस सिलियरी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट, इसके ना दो पार्ट्स होते हैं सिलियरी बॉडी के, तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना वो पार्स प्लाना होता है। अब बेसिकली ना हमने जो इंजेक्शन डालना है ना आई के अंदर, ठीक है, विट्रस तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, अब मैं इंजेक्शन अगर मैं यहाँ से डालूंगी मैं सारा कुछ ख़राब कर दूँगी। अगर मैं इंजेक्शन यहाँ से डालूंगी, ठीक है, तो मैं खुद ही रेटिनल डिटैचमेंट कर दूँगी, तो ऐसा नहीं करना। तो हम ना ये सिलियरी बॉडी के थ्रू ना इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से डालते हैं ताकि हम रेटिना को ख़राब ना कर दें, रेटिनल डिटैचमेंट ना कर दें। तो हाँ, इसे हम बोलते हैं पार्स प्लाना, यानी पार्स प्लाना सिलियरी बॉडी का जो पार्ट है पार्स प्लाना, ठीक है, जो कि लिम्बस से कुछ मिलीमीटर अवे होता है, वहाँ से विट्रेक्टमी कर रहे हैं। तो ये हम जो है ना वो करते हैं, साथ में जो है वो इसके ये विट्रेक्टमी कर देते हैं, यानी विट्रस जहाँ पे देखो विट्रस के अंदर ब्लड बना हुआ है, ये वाला विट्रस निकालो जो ख़राब है और उसकी जगह नया फ्लूइड यहाँ पे डाल दो, ताकि जो है ना जितनी भी ये रेटिनल डिटैचमेंट इसने करनी है और जो फाइब्रोसिस ने आपस में श्रिंक करना वो सारा मसले ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ ना आप ये करो कि ना जब आप ये करो तो एंडोलेजर पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन कर दो, कि ना आप पीछे से जो है ये जो एरियाज़ है यहाँ पे इसको ज़रा बर्न कर दो जो स्कीमिया के हैं, तो प्रॉपर हो जाएगा इलाज। या विट्रेक्टमी आप तब करते हो जब ना चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी इंडिकेशन क्या है कि आप कब करोगे विट्रेक्टमी, या आप तब करोगे जब डेंस परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज है, यानी कि विट्रस हेमरेज बहुत ज़्यादा है तो अब आपको विट्रस काटना पड़ेगा। या जो है वो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है, कि अब ये जो है वो विट्रस इतना ज़्यादा है कि विट्रस आपस में श्रिंक कर रहा है और विट्रस श्रिंक कर रहा है और रेटिना को भी डिटैच कर रहा है, तो ये बड़ा मसला है, तो उसमें करो। या जो है ना वो प्री मैकुलर रेट्रोहियालॉइड हेमरेज है, कि एक तो ये है ना कि रेटिना के पीछे पड़ा हुआ है कोरोइड के, आप विट्रस अपने साथ रेटिना को लेकर नीचे को आ रहा है और रेटिना लग हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि विट्रस और रेटिना के दरमियान ही, विट्रस और रेटिना के दरमियान ही मतलब कि यहाँ पे सब हेलोइड स्पेस जो है वहाँ पे हेमरेज आना शुरू हो जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ट्रैक्शनल मैकुलर एडिमा हो गया। तो इन केसेस में ना जब ज़्यादा स्वेयर हो जाता है तब हमने विट्रेक्टमी करनी होती है।